नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पड़ोसी पहले नीति के तहत 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान के प्रधानमंत्री ने की अगवानी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 10 अहम समझौतों की उम्मीद। 5 नए प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। बाल्टिक देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने की कवायद। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की यात्रा पर रवाना उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तीनों देशों के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौते की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंजों में शुरू की गई 50,000 लैंडलाइन सेवा। जम्मू, सांबा और कठुआ समेत 5 जिलों में 2G इंटरनेट मोबाइल सेवा बहाल। सोमवार से क्षेत्रवार खोले जाएंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अनुच्छेद 370 के मसले पर यूएन में चीन और पाकिस्तान की कोशिश नाकाम। भारत को मिला रूस, अमेरिका समेत तमाम देशों का साथ। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाना आंतरिक मामला। पाकिस्तान को अमेरिका से फिर से मिली निराशा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर पर दखल देने से साफ इनकार। कहा, भारत के साथ तनाव को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए पाकिस्तान। पहले पड़ोसी नीति के तहत भूटान के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं। थिम्पू पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भूटान के लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिनों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने होंगे और नए प्रोजेक्टों के उद्घाटन के लिए वो जाएंगे। भारत और चीन के बीच स्थित भूटान रणनीतिक रूप से काफी अहम है और इसे एशिया में शांति का एक अहम किरदार भी माना जाता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले उनकी मुलाकात भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से होगी। बाद में वे भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से मिलेंगे, जहां प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 10 अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही 5 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट में रूपे और भीम ऐप के लॉन्च के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगे। Formal inauguration of the Mangdechu hydroelectric power project. 720 megawatts, 4 units, 3 of which have already been commissioned at a cost of about 5,012 crores. It is actually the most cost-effective hydro project in South Asia. It's on 70% loan and 30% grant. And we will also be signing the Mangdechu hydroelectric power project power purchase agreement. जल विद्युत प्रोजेक्ट भारत और भूटान के आर्थिक संबंधों की धुरी है, लेकिन भारत की कोशिश है कि इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए। इसके लिए भारत की तरफ से भूटान को विकास कार्यक्रमों के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए की सहायता भूटान को भारत में निर्यात करने लायक उपक्रम के लिए दी जाएगी। This is a special package that we intend to give Bhutan to encourage Bhutanese exporters to export more to India. Because our objective is to diversify the relationship from simply being based on hydropower cooperation to other areas where we want to cooperate or collaborate with Bhutan. So this is a special focus and a special package being given in this 5-year plan only as trade support for companies and producers and manufacturers to incentivize them to export more to India. भारत के प्रयासों की वजह से भूटान गरीब देशों की सूची से निकलकर
मध्यम आय वर्ग में आने वाला है। भूटान ने भारत को दुनिया के हर मंच पर समर्थन दिया है। हाल में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद के कदम को भी भूटान ने सही ठहराते हुए इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है। Bhutan has fully supported India in the reorganization of Jammu and Kashmir. In fact, they have recognized that this is purely an internal matter of India. In fact, they have lauded it as a very bold, courageous and forward-looking step that will ensure the socio-economic development of Jammu and Kashmir, as also bring peace, progress and prosperity to the Union Territory. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सीमा से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत होगी। रक्षा संबंध भी बातचीत के मुद्दों में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू के रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। भारत और भूटान के संबंधों का महत्व इसी बात से पता चलता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो अपनी पहली विदेश यात्रा पर वे भूटान गए और 2019 में जब वे दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली विदेश यात्रा पर भूटान भेजा। तो निश्चित तौर पे अभी जो क्षेत्रीय राजनीति चल रही है उसमें भूटान की उपयोगिता किस तरह से होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजनेताओं से विचार करेंगे। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा कई मायनों में अहम है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री के आगे के कार्यक्रम के बारे में। अखिलेश जी, किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते होने की उम्मीद है? देखिए, तकरीबन 10 समझौते होने हैं, जिसमें कि 10 समझौतों में आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से भारत भूटान को समर्थन देता रहा है, वैसे में भारत की कोशिश ये है कि भूटान मध्यम आय वर्ग में शामिल हो और उसके लिए 10 समझौतों के अलावा 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन भी होगा, जिसमें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। तो उसके अलावा जो देखिए जो कार्यक्रम है आज का, मैं बताऊं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वे भूटान नरेश के महल में पहुंचेंगे। 2:40 स्थानीय समय के अनुसार उनको पहुंचना है। उसके बाद वहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो भूटान के नरेश हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। फिर तकरीबन स्थानीय समय 4:10 पे वे भूटान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। बाल्टिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिहाज से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 6 दिनों की उनकी यात्रा के दौरान इन तीनों देशों के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक राय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 21 अगस्त तक लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के दौरों पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा में इन तीनों देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास होंगे और उच्च तकनीक में इनकी क्षमता का उपयोग करने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Baltic countries have historical connect and it is generally accepted that there are common linguistic roots notwithstanding the distance. This is sensed a lot in the Baltic countries. They feel that with Sanskrit and other aspects of Indian culture, there is a kind of closeness which need to be nurtured and taken forward. The cutting-edge technology and innovation ecosystems of the Baltic countries also complement India's huge market and appetite for these kind of technologies. भारत और इन तीनों बाल्टिक देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी गहरे हैं। खासकर बाल्टिक देशों की भाषा में संस्कृत के शब्दों के उपयोग होते हैं जो भारत के साथ इनके पुराने संबंधों के परिचायक हैं। भारत के रणनीतिक एजेंडा के भी ये देश काफ़ी करीब हैं। इनके साथ आने से भारत और यूरोप के संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। They are supportive of this India's claim to a permanent membership of UNSC. On terrorism also, I think they have been very, very understanding, and post Pulwama also they have been extremely responsive. So I think there is very common ground with these countries. But you're also aware that they are a part of the larger European space as well. So when we work with these countries, we also get the opportunity to work with these friends as within the European space.
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लाटविया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इन तीनों देशों में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे इन देशों में बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर मसले पर हुई अनौपचारिक चर्चा में पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह विफल हो गई है। बैठक में जहां रूस, अमेरिका समेत सभी देश भारत के साथ खड़े रहे, चर्चा खत्म होने के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख एक बार फिर साफ किया। भारत ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई सरोकार नहीं है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत ने मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक मामला है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम उन सभी समझौतों पर कायम रहेंगे जो इन मुद्दों पर हमने किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सही तरीके से पालन कर रहा है। कुछ लोग अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए कश्मीर में स्थिति को भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। Our national position was and remains that matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. These have no external ramifications. The recent decisions taken by the Government of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, socio-economic development is enhanced for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh. You are aware this morning that the Chief Secretary of the Union Territory of Jammu and Kashmir announced a whole set of measures that the government is undertaking to move towards normalcy. We are gratified that the Security Council in its close consultations appreciated these efforts, acknowledged them, and indicated that this is the direction in which they would like the international community to move. अकबरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सामान्य हालात के लिए कई उपायों की घोषणा की। धीरे धीरे ये सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का हालिया फैसला वहां की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए है। इस दौरान अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है तो उसे पहले आतंकवाद को रोकना होगा। Friends, violence is no solution to the problems that all of us face. We are committed to and inconsistent with our previous position that all issues between India and Pakistan, as well as India and any other country, will be resolved bilaterally, peacefully, and in a manner that behoves normal interstate relations between countries. We are saddened that terrorism is being fueled, language and incendiary talk of jihad is being mentioned by people who should know better. All of you are understanding of the situation here. I do not need to tell you what was the outcome of the close consultations. You will yourself know about it. We stand ready to continue our efforts towards peaceful resolution of all issues in an atmosphere free of terror and violence. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम किए जाने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फैसले को लेकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक से पहले ट्रंप और इमरान ने फोन पर बातचीत की। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगन गिडले ने कहा कि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में हालात के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम करने की महत्ता बताई।
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में आज से फोन सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया है। साथ ही कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। कश्मीर घाटी के 17 एक्सचेंजों में 50,000 लैंडलाइन सेवाओं को आज शुरू कर दिया गया है। इनमें श्रीनगर का हवाई अड्डा, सिविल लाइंस और छावनी क्षेत्र शामिल हैं। इनके अलावा मध्य कश्मीर के बडगाम, सोनमर्ग और मणिगम इलाके में भी लैंडलाइन सेवाओं को चालू किया गया है। जल्द ही 20 और एक्सचेंज से भी लैंडलाइन सेवाओं को शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार घाटी में स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। कई हिस्सों में आज सुबह से 2G इंटरनेट सर्विस को भी शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में जम्मू, रियासी, सांभा, कठुआ और उधमपुर के इलाकों में मोबाइल सेवा ने काम करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के खतरे के मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज सामान्य रूप से किया जा रहा है। साथ ही सोमवार से क्षेत्रवार स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी खुलने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कल राज्य की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जिलों में कामकाज सामान्य रूप से हो रहा है, जबकि 5 जिलों में सीमित पाबंदियां जारी है। मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा निरस्त करने के बाद से लगाई गई पाबंदियों से हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद मिली है। Steps were taken that there was no shortage of essential supplies. Medical facilities and hospitals continued to function. Electricity, water supply and sanitation services are maintained. Pilgrims going on Hajj and returning from Hajj were specifically facilitated, and people associated with providing all these services have free movement. Periodically, there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि इस बात के पक्के सुराग है कि आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाली आतंकी वारदातों की रोकथाम के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी हो गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को समावेशी भारत सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम बताया है। उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है। अपने लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े फैसले के बाद देश भर में इसी पर चर्चा हो रही है और ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेख के अनुसार लोगों का मानना है कि इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला राष्ट्र हित से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि ये महज एक अस्थायी और अवस्था परिवर्तनकालीन व्यवस्था ही थी और इसे स्थायी करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान के 21वें भाग के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और ये काम 1947 में महाराजा हरि सिंह के द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद किया गया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस फैसले से सहमत नहीं थे। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फायदा नहीं मिला जिस सोच से इसे लागू किया गया था, बल्कि इस धारा का इस्तेमाल करते हुए अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों और देश के बाकी हिस्सों के लोगों के बीच दूरी बनाने का काम किया। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को लोगों को फायदा होगा। राज्य में विकास से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के बेहतर भविष्य बनाने के मौके मिलेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज महाराष्ट्र में वर्धा जिले में सेवाग्राम के महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित किया। महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और समुदाय आधारित चिकित्सा शिक्षा के लिए जाना जाता है। As doctors and medical scholars, you have an important role to play in shaping our society and in ensuring the well-being of our people. You are a beacon of hope for many and millions. Your village adoption scheme, where you look after rural families and continue your association with them throughout your stay in Sevagram, have further instilled a high sense of service in you. These features of the education ecosystem at your institute present a template of value-based learning which many can emulate and follow. Your rural training and your community empowerment approach is helping us bridge the gap in health service in rural and urban areas. उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़क निर्माण की अड़चन दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर एनजीटी के पहले फैसले को संशोधित भी किया गया है। चिंताओं पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को 22 अगस्त तक एक उच्च अधिकार समिति गठित करने के लिए कहा है। समिति 4 महीने में अपनी सिफारिशें देंगी। समिति 4 धाम परियोजना के समूचे हिमालय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी विचार करेगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व बागी विधायक कपिल मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले कपिल मिश्रा को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कर्नाटक में बाढ़ से जुड़ी घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। वहीं राज्य में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। बाढ़ की वजह से अब भी 14 लोगों को लापता बताया जा रहा है। वहीं अब तक 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे बाढ़ और बारिश से प्रभावित राज्य की मदद के लिए तत्काल कोष जारी करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र की टीम जल्द ही बाढ़ से हुई क्षति का मुआयना करने जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमान के अनुसार बाढ़ से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केरल में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के कमजोर पड़ने से लगातार बाढ़ से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है। केरल में बाढ़ की घटना से मृतकों का आंकड़ा 111 हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि 31 लोग अब भी लापता हैं और 1 लाख से अधिक लोग 891 शिविरों में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने इकुडी जिले में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। 13 जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई। बाढ़ पीड़ित राज्यों में एक तरफ एनडीआरएफ और एनसीआरएफ के जवान राहत और बचाव कामों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा मुश्किल घड़ी से लोगों को बाहर निकालने के लिए इन्हें हमदर्द साथी माना जा रहा है। गुजरात में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव दल की बहादुरी से प्रभावित होकर वडोदरा की जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने कल एनडीआरएफ के जवानों को भाई मानकर उन्हें राखी बांधी। लोगों के लिए जवानों के काम और उनकी भावना को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एनडीआरएफ के जवानों के प्रयासों को सराहा और बाढ़ प्रभावित जिले वडोदरा समेत गुजरात के अन्य हिस्सों में बचाव अभियान चलाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब हैं। गुंटूर और कृष्णा जिले से 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में कृष्णा नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ आ गई है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर प्रकाशम बैराज पर दूसरी चेतावनी जारी की गई है। बैराज में 7 लाख क्यूसेक से अधिक पानी है। डोवालेश्वरम के सर आर्थर कॉटन बैराज से 7 लाख क्यूसेक से अधिक पानी प्रवाहित होने के कारण गोदावरी नदी उफान पर है। राजस्थान के विभिन्न भागों में भारी बारिश से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त है। कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और पाली जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा और बारां जिलों में राहत कार्य के लिए कुछ स्थानों पर सेना की मदद लेनी पड़ी है। मौसम विभाग ने जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पद्मश्री दामोदर गणेश बापट का बीती रात निधन हो गया। उन्होंने पूरा जीवन कुष्ठ पीड़ितों के इलाज और उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए समर्पित भाव से काम किया। लंबे समय से बीमार चल रहे 87 वर्षीय दामोदर गणेश बापट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित अस्पताल में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी दामोदर गणेश बापट को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।